नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर नए शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। संविधान की शपथ इसलिए, जरा समझिए इस बात को गौर से कि ये जो देश का संविधान है वो भारत के आम लोगों ने बनाया और नीति बनाने वालों को सौंपा है। देश संविधान से चलता है। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, संविधान की शपथ लेते हैं और देश में जो कानून है मूल रूप से संविधान की भावना के हिसाब से ही बने हैं। इसीलिए हम हर मुद्दे को संविधान की कसौटी पर ही कसेंगे। जल्दी से अब आपको बता देते हैं आज के मुद्दे के बारे में। आजादी के 70 साल, इस मुद्दे पर सिंगापुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत की और इस बातचीत को लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी समर्थक वीडियो का एक हिस्सा दिखाकर यह दावा कर रहे हैं कि भारत के विकास में गांधी परिवार के रोल पर राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाए, जबकि कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल ने तो सटीक जवाब दिए। अब आप देखिए कि आखिरकार अलग अलग दावा हो क्या रहा है, सच क्या है, क्योंकि आज का मुद्दा यह है कि आखिरकार 2019 के लिए राहुल गांधी तैयार हैं या नहीं। India is a success today. You do. सिंगापुर यूनिवर्सिटी में मौका था 70 साल के भारत के मुद्दे पर चर्चा का। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इस चर्चा में छात्रों के सवालों के जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी के जिस जवाब को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सवाल कार्यक्रम में मौजूद पीके बसु ने पूछा। सवाल था, गांधी परिवार जब सत्ता में था तो भारत का विकास क्यों नहीं हुआ? My question is this: why is it that during the years that your family ruled India, India's per capita income was growing less than the world average? And yet, in the years since your family relinquished the Prime Ministership of India, India's per capita income has grown substantially faster than the world average. Do you agree? First of all, do you agree that India is a success today? Of course. You do. A relative Do you- success since your family relinquished the Prime Ministership. Yes. So Since then, not before. So you're saying, for example, that I had absolutely no role in Indian politics from 2004 to today. You're saying that? Well, make up your mind. Either I have a role or I don't have a role. You can't give me both options. सोशल मीडिया में बस यही तक की बातचीत दिखाकर ये प्रचारित किया जा रहा है कि राहुल गांधी देश के विकास में अपने परिवार का योगदान नहीं बता पाए। अब कांग्रेस की ओर से इसी कार्यक्रम का थोड़ा लंबा वीडियो पेश किया गया है, जिसमें इसी बातचीत में अनीश मिश्रा नाम के आदमी की एंट्री होती है, जो कांग्रेस पर खूब प्यार बरसाते हैं और मोदी सरकार पर वार करते हैं। So my question is this: is that if you come back to power, if you become the Prime Minister of India, how are you going to undo the damage that has been done upon India? All I want is that I want India to go back to what it was before Mr. Modi became Prime Minister. And I want to give you, just to conclude, I want to give you one suggestion to put in your manifesto. In the next election, you put this in your manifesto called Restoring India, because Called? Restoring India. Restoring India. Yes, because my India has been lost. When I look at the map, I can't find my India anymore. And I want you to... yes, sir. Yes, sir. My India is lost. I want you to give India back to me. Thank you. Okay. Okay, Mr. Rahul. This conversation, right, shows you the polarization. It does. That gentleman thinks that nothing has ever been done by the Congress party. This gentleman thinks that everything has been done by the Congress party. Let me tell you what the truth is. India's success is hugely because of India's people. सिंगापुर यूनिवर्सिटी में बातचीत के दौरान राहुल गांधी के बयान के हिस्से अपने अपने हिसाब से प्रचारित किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने ये पूरा वीडियो देखा है। कार्यक्रम के जिस हिस्से को लेकर विवाद है वो करीब 8 मिनट की बातचीत है, जिसमें राहुल गांधी ने सीधे सीधे तो इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनके परिवार के लोग जब देश के प्रधानमंत्री रहे तो विकास में उनका क्या योगदान रहा। लेकिन अगर पूरी बातचीत देखें तो राहुल गांधी ने देश के विकास में कांग्रेस के योगदान का पूरा बखान किया है। That the Congress party is not part of that success.
Anybody who thinks that gaining independence was not part of that success, that one man, one vote, which the RSS opposed, was not part of that success. Anybody that thinks Green Revolution was not part of that success, anybody thinks telecoms revolution was not part of that success, anybody that thinks the liberalization wasn't part of the success, anybody that thinks rights-based paradigm wasn't part of the success, needs to write a new book. देखिए 2019 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन सरकार बनाने को लेकर देश का संविधान क्या कहता है, अब आपको जरा ये विस्तार से बताते हैं। दरअसल संविधान में गठबंधन सरकारों की कोई व्यवस्था नहीं, सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देने का प्रावधान है, और अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो फिर परंपरा के तौर पर जो सबसे बड़ा गठबंधन होता है उसे सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। यह कहता है देश का यह संविधान। अब चर्चा शुरू करने से पहले आपका परिचय करा देते हैं आज के खास मेहमानों से। हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी की संयोजक भी हैं प्रियंका चतुर्वेदी, अखबारों में कॉलम लिखती हैं प्रियंका चतुर्वेदी, एनजीओ में ट्रस्टी और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती हैं प्रियंका चतुर्वेदी। बीजेपी का पक्ष रखेंगे बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं सुधांशु त्रिवेदी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की है सुधांशु त्रिवेदी ने। इसके अलावा बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेता सुधींद्र भदौरिया, मायावती की पार्टी का पक्ष रखते हैं सुधींद्र भदौरिया, दिल्ली में जेएनयू से पढ़ाई की है सुधींद्र भदौरिया जी ने, कानून की भी पढ़ाई की है, लेख लिखते रहे हैं सुधींद्र भदौरिया जी। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन प्रसाद, नीतीश की पार्टी के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी, पर्यावरण बचाने के लिए काम करते हैं राजीव रंजन। और आज एक बेहद खास मेहमान जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वो हैं पीके बासु, लेखक। पीके बासु ने ही सिंगापुर में राहुल गांधी से सवाल पूछा था, अर्थव्यवस्था को लेकर किताब के लेखक हैं पीके बासु। एशिया की अर्थव्यवस्था राजनीतिक इतिहास पर किताब लिखी है पीके बासु जी ने। कॉलेज में छात्रों को अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं पीके बासु। और इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, एक अहम जानकारी दे देते हैं। हमारे मेहमान कृपया करके ध्यान दें, गुजारिश है आप सभी से कि मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें, ऐसी बातें ना करें जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो, क्योंकि हमारा मकसद यहां चर्चा करना है, शोर मचाना हमारा मकसद नहीं है। और आप सबसे उम्मीद की जाती है कि सभी मेहमान शिष्टाचार से अपनी बात रखेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा पीके बासु साहब आपसे है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई आप करेंगे, वजह इसकी? सुनाई नहीं दे रहा जी। कानूनी कार्रवाई करने की बात आप कर रहे हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो ट्विटर हैंडल है ऑफिस ऑफ आरजी और आईएनसी इंडिया, इन्होंने एक डॉक्टर्ड वीडियो फैलाया है उनके ट्विटर हैंडल से, जो मेरा जो प्रश्न था उसकी कोई उत्तर तो मुझे तो नहीं मिला। राहुल गांधी ने उत्तर दे नहीं पाए। उनको 2-3 अपॉर्चुनिटी दिया गया था। जो मॉडरेटर थी वहाँ, मॉडरेटर ने उनको 2-3 बार कहा कि आप सवाल की जवाब दीजिए, वो दे नहीं पाए। तभी भी कोई डॉक्टर्ड वीडियो इन्होंने पोस्ट किया है ट्विटर में। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा मौका मिले मुझे कि टू क्लैरिफाई द सिचुएशन, तो मैं कानूनी कुछ आई विल नॉट टेक लीगल एक्शन। बट अगर ये कहते जाएं कि वो जो दिखाए हैं, वो जो डॉक्टर्ड वीडियो जो वो लोग दिखाए हैं उनके
ट्विटर हैंडल से वही असल चीज हुआ है। तो अगर ऐसा बोलते रहे तो फिर लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा। बासु साहब जरा एक्सप्लेन कीजिए, विस्तार से जरा दर्शकों को बताइए, डॉक्टर्ड जो शब्द का आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या है वो? देखिए, जो वार्तालाप हुआ था उसके बहुत वीडियोस हैं, चारों तरफ दिखा जाए, आप देख सकते हैं कि असल क्या बात था, क्या कौन सवाल मैंने किया। मैंने जो सवाल किया वो इट वाज अ वेरी सिंपल एंड क्लियर फैक्चुअल क्वेश्चन। द फैक्चुअल क्वेश्चन वाज, why has India's per capita GDP grown less than the world average during the period of Nehru family rule over India 1947 to 1989? अगर असल बात होए तो 1946 से शुरू होती है, क्योंकि सितंबर 1946 से जवाहरलाल नेहरू पद पे आए, प्रधानमंत्री के पद पे। तो अगर उस सालों की परफॉर्मेंस देखा जाए तो इंडिया वाज अंडर परफॉर्मिंग द वर्ल्ड। जब हमारे जो ये तो आपका सवाल हो गया ना सर, मिली थी, ये तो सवाल हो गया, स्वाधीनता डॉक्टर्ड क्या है, डॉक्टर्ड क्या था, ये समझना चाह रही हूं। वो दिखाई नहीं, वो जो मैंने जो सवाल पूछा, हाँ जी, उसकी कोई जवाब नहीं आई। जवाब अच्छा, देने वो जो जवाब की जो दैट फेज वाज एडिटेड आउट, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ सवाल प्रश्न की उत्तर दे नहीं पाए। ऑल ही सेड वाज एक काउंटर क्वेश्चन, मुझे भी और एक सवाल पूछे कि आपके हाइपोथेसिस क्या है। मैं तो एक ऑडियंस के मेंबर हूं, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, सवाल की जवाब देने ठीक है सर जो बात आप कह रहे हैं, देखिए क्योंकि सोशल मीडिया पर वो जो पूरी बातचीत है उसके अलग अलग टुकड़े पड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो बात आप कह रहे हैं वो भी देखने के लिए मिल रही है सोशल मीडिया पर। तो 2019 के लिए राहुल गांधी तैयार हैं या नहीं, बड़ी बहस देख रहे हैं आप संविधान की शपथ में। सीधे रुक कर लेते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, जवाब दीजिए, बड़े आरोप पीके बसु लगा रहे हैं। देखिए बासु जी, मैं उनसे बस एक चीज कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा वो लीगल रिकॉर्स लेंगे क्योंकि वीडियो डॉक्टर था। मैं उनसे बिल्कुल उनको वेलकम करूंगी, आप जाकर लीगल रिकॉर्स लीजिए, जो लेना है आप लीजिए, क्योंकि एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि कोई एनआरआई देश प्रेम से ज्यादा देश की बदनामी करने में दूसरे विदेशों की धरती में खुश हो और उसको लेकर वो बात करे तो वो उनकी सोच होगी। और वो भी इन मुद्दों पे अटैक कर रहे हैं जो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं, या वो अपने आप को अर्थशास्त्री बताते हैं। मैं आप प्रसन्नजीत बासु से पूछूंगी, उनको अगर ये ग्राफ दिख रहा हो देश की ग्रोथ का और पर कैपिटा इनकम का, जरा उस पर ध्यान दें। 1980 के दशक से हमारा जो देश है वो वर्ल्ड एवरेज से, वर्ल्ड बैंक का डेटा कोट करिए मिस्टर बासु, आप बीच में बोलेंगे नहीं, आप बीच में बोलेंगे नहीं, आप व्हाट्सएप के इकोनॉमिस्ट हैं। आपने वर्ल्ड बैंक का डेटा कोट कर रही हूं भाई साहब, 1980 से देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया के जो रफ्तार से बढ़ रही थी उससे बढ़ी थी। और 1980 से लेकर 1979 तक, 1989 तक किसकी सरकार थी और किसके कार्यकाल में थी वो शायद वो जानते होंगे। अगर उनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, राजीव गांधी जी थे। अब मैं इनको एक और जो देश के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद सुब्रमण्यम जी, मैं उनका एक कोट करती हूँ। द ट्रिगर फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज एन एटीट्यूडनल शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन 1980, फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय राजीव गांधी. This was the key change that unleashed the animal spirits of the Indian private sector. So, Mr. Basu, I can actually sue you in Indian courts for defaming my country in a foreign land. Are you up for that challenge? चलिए ठीक है प्रियंका, ठीक है प्रियंका आपने जवाब दिया। Videos. Let me tell you, you are a fake economist, a fake WhatsApp person who promotes these kind of fake data. And you have no data to show.
You have only personal agenda to carry forward. ठीक है प्रियंका, आपने जवाब दिया तसल्ली से। बासु साहब, ये जो आपका सवाल था, बासु साहब जो आपका सवाल था, ये एज इकोनॉमिस्ट था या फिर सियासत से प्रेरित था सर? देखिए जी, एट द एंड ऑफ द 1980s, सर मेरे सवाल का सीधा जवाब एज ए इकोनॉमिस्ट सवाल था या फिर ये सियासत से प्रेरित सवाल था? इसका सीधा जवाब दीजिए। क्या मैं सीधा जवाब दे रहा हूं? सीधा जवाब दे रहा हूं कि at the end of the 1980s, India had a balance of payments crisis. सर उस बहस में मैं जा ही नहीं रही हूं, मैं उस बहस में नहीं जा रही हूं। तो सिंगापुर में राहुल गांधी की चर्चा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल पीके बासु, जिन्होंने सवाल पूछा था राहुल गांधी से, वो इस वक्त संविधान की शपथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बड़े आरोप वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि दरअसल डॉक्टर्ड वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से डाला गया और कांग्रेस की तरफ से कटघरे में पीके बासु को खड़ा किया जा रहा है। मैं समझना चाहती हूं जरा, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये सवाल सीधा अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ सवाल था जो राहुल गांधी से पूछा गया, या फिर कोरा सियासी सवाल जो पीके बासु ने राहुल गांधी के सामने रखा? देखिए, मुझे लगता है कि यह सवाल तो अर्थशास्त्र से जुड़ा था, क्योंकि यह एक स्थापित सत्य है कि 1947 से लेकर 89 तक भारत की ग्रोथ रेट कम रही है। जो दूसरे महोदय का प्रश्न था जो करे थे वर्तमान में भारत में सब गड़बड़ हो रहा है, चूंकि वो एक जेनेरिक प्रश्न था, तो वो लगता है कि वो सियासत से प्रभावित हो। सुधांशु जी, और मैं मेरा सवाल इसलिए आप ही से जवाब लूंगी सर, जो पीके बासु साहब की तरफ से सवाल में शब्दों का इस्तेमाल किया गया, व्हेन योर फैमिली प्राइम मिनिस्टरशिप, इस तरीके के शब्दों का जब वो इस्तेमाल करते हैं और जब वो सारी जिम्मेदारी एक प्रधानमंत्री पर डालते हैं, क्योंकि ये जो देश का संविधान है ना सर, ये कहता है कि जो देश है, सरकार जो फैसले लेगी वो मंत्रिमंडल मिलकर फैसले लेगा सर। तो ऐसे में सिर्फ एक प्रधानमंत्री, एक परिवार के प्रधानमंत्री को जो कटघरे में खड़ा किया। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इसीलिए इस देश के संविधान के तहत बनी हुई एक सरकार ने नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और यह नारा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था, जिसका आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसकी आलोचना, खंडन या पूरी तरीके से नकारा नहीं। इसलिए आज तक वो कांग्रेस का औपचारिक बयान है। तो वो क्या संविधान की बात करते हैं जिन्होंने एक नेता को देश के बराबर खड़ा कर दिया था? अब मैं बात कहता हूं अर्थशास्त्री आर्थिक दृष्टि से, ये बताइए भारत में रुपए का डिवैल्यूएशन कितनी बार हुआ? ठीक है। सोना कब गिरवी रखा गया? 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ है। एक बार 1967-68 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में, एक बार 1991 में नरसिम्हा राव जी के समय में। अगर 1980 में जो प्रियंका जी कह रही इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था थी, तो भैया 90 में लुटिया डूब गई, बैंकरप्सी के कगार पे चले गए और सोना गिरवी रखना पड़ गया। और 1991 में जब हम लोग भी अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में शुरू में थे, तो क्या पढ़ते थे? नेहरूवियन मॉडल का फेल्योर। मगर अफसोस कांग्रेस ने आज तक स्वीकारा नहीं। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाया वो नरसिम्हा राव थे। उस प्रधानमंत्री का शव एआईसीसी तक में रखने की इन्होंने अनुमति नहीं दी। तो ये एक परिवार की भक्ति नहीं, और क्या? बहुत अहम यहां पर बातें जो आप कह रहे हैं सुधांशु जी, लेकिन अब देखिए यहीं से बहस जो है वो अब एक अलग दिशा में जाएगी। वो ये कि आपने जितने यहां पर तर्क रखे वो सारे भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर रखे। अब यहां लेकिन बहस का मुद्दा क्या बना हुआ है? यहां बहस का मुद्दा भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं साहब, यहां बहस का मुद्दा बने हुए हैं राहुल गांधी। और यहां हो क्या रहा है? यहां आकलन किया जा रहा है राहुल गांधी के व्यक्तित्व का। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। 2019 की लड़ाई के लिए राहुल गांधी तैयार हैं या नहीं, संविधान की शपथ में आज चर्चा हम इस मुद्दे पर कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पीके बासु साहब, जिनके सवाल से इस वक्त संग्राम सियासत में छिड़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दावे अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये मेरा, बासु साहब आपने सवाल किया, आप संतुष्ट नहीं है जो जवाब मिला आपको कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से। 2019 के लिए आपका क्या आकलन है राहुल गांधी को लेकर? देखिए, ये बात करने की भी जरूरत नहीं है कि जो राहुल गांधी हैं उनके कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ही हैज नेवर हैड एनी एग्जीक्यूटिव पोजीशन। जैसे जवाहरलाल नेहरू को भी एक ही हालत थी कि ही हैड नो एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस। अगर आप सुभाष बोस को देखें, जब आईसीएस से रिजाइन, इस्तीफा देके वापस आए इंडिया, पहले उनके जो पहला जो नौकरी था, इट वाज एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो उनके पास एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस थी।
नरेंद्र मोदी जी के पास एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस है, अखिलेश यादव के पास एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस है, राहुल गांधी के पास क्या है? वो कुछ जानता भी नहीं है। अगर हम इस परिवार पे हम डिपेंड करें तो हमारे हालत वैसे ही होगा जैसे पिछले 1947 ठीक है सर। देखिए, कांग्रेस के नेता प्रियंका चतुर्वेदी जो है इस वक्त कुछ तकनीकी वजहों से वो हमारे साथ नहीं है, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जरा जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद है। 2015 में गठबंधन कर चुके हैं आप राहुल गांधी के साथ, और यहां पर जिस तरीके का आकलन यहां राहुल गांधी के व्यक्तित्व का किया जा रहा है, आपको लगता है ये सही है राजीव रंजन? देखिए, अब तो 13 वर्षों से सक्रिय राजनीति में राहुल जी हैं और नेहरू वंश परंपरा के वो छठी पीढ़ी के राजनेता हैं। और मुझे लगता है इन 13 वर्षों में कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है, शायद कांग्रेस को उस बुरे दौर में भी नहीं हुआ था जब 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आंधी में कांग्रेस उड़ गई थी। उस दौर में भी 189 सीटें उनको मिली थी। और आप 2009 के चुनाव को देखिए, 214 सीटें उन्हें मिली। आज वो 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई पिछले लोकसभा चुनाव में, जो विपक्ष के लिए न्यूनतम 10% वोट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी पूरा करने में कांग्रेस विफल रही। और ये शायद इतना शर्मनाक प्रदर्शन कांग्रेस के 100 वर्षों से ज़्यादा के इतिहास में ये पहली बार दिखा है, जब साम्राज्य सिकुड़कर अब केवल पंजाब और कर्नाटक बच गया है। तो 2019 के लिए राहुल गांधी तैयार हैं या नहीं, संविधान की शपथ में बड़ी बहस आप देख रहे हैं। सुधांशु जी का हम रुख कर लेते हैं। सुधांशु जी, बहस हो सकती है कि राहुल गांधी का पद बढ़ा, कद नहीं, लेकिन सवाल ये कि क्या मोदी का कद बढ़ाने के लिए राहुल गांधी मजबूरी है या जरूरी है? रोमाना जी, जरा मुझे समय मिलेगा। मैं मारी हूं, आपका कनेक्शन नहीं था, ब्लैंक आ रहा था, इसी वजह से मैं आपके पास आ नहीं पाई। जरा सुधांशु जी से सवाल ले लूं, आपके पास आऊंगी। देखिए, मोदी जी और राहुल गांधी जी में मुझे पता है, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि ब्रेक के बाद सबसे पहले आप मेरे पास आएंगी और राजीव रंजन, मिस्टर बासु, सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं जवाब दे पाऊंगी। जी, मैं 1 मिनट सुधांशु जी अपनी बात रखें, उसके बाद आप एक साथ जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी, देखिए, राहुल गांधी जी और मोदी जी में कोई तुलना है क्या? लोगों को आपने मेरे खिलाफ बिठाया है तो उन सबको जवाब देना बहुत जरूरी है। अरे आप जी, प्रियंका जी जवाब दे लीजिएगा। देखिए, राहुल गांधी जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है। मोदी जी ने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 19 राज्यों में सरकार बनाई है और राहुल जी के उपाध्यक्ष से लेकर अध्यक्षीय काल में लगभग 20 के लगभग राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवाई है। मोदी जी के काल में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे उच्च शिखर पर है और 132 वर्ष के इतिहास में राहुल गांधी जी के जमाने में अपने निम्नतम बिंदु पे। और एक बात और कहूंगा, अभी राहुल गांधी ने बोला ना कि 10 साल में हमारा भी तो प्रभाव था जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में। यानी राहुल गांधी अगर स्वीकार कर रहे हैं कि उनका हस्तक्षेप था, तो मैं पूछना चाहता हूं अध्यादेश क्यों फाड़ा था? अगर आप एक फोन कॉल तो काम कर सकते थे। बहस ऐसे नहीं बढ़ाएंगे, वो भूमिका का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे और किस संदर्भ में कर रहे थे हम जानते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर आप जो बात कह रहे हैं वो कथनी में सर और करनी में फर्क नजर आता है ना, क्योंकि बात घूम फिर कर फिर उसी नारे पर आती है, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कांग्रेस एक प्रवृत्ति है जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घनघोर अल्पसंख्यकवाद की तरफ जाती है। इस कार्यक्रम में प्रियंका समअप सबको जवाब दीजिए। सबसे पहले तो आज सुधांशु जी की बात सुनकर एक चीज़ ध्यान आई। रामायण में हमने बचपन से पढ़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी राज्यसभा में रामायण पर बात करते हुए कहा था कि उनको रामायण की याद आ गई थी किसी की हंसी सुनकर। आज एक बात सुनकर और सुधांशु जी की बात सुनकर मुझे उस राजा की याद आ गई जो सोने की लंका में ज़रूर रहते थे, पर उनके अहंकार ने पूरी लंका को जला डाला था। तो ये जो अहंकार है, जो जिस तरीके से, जिस लहजे से बातचीत हो रही है, उसी से स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरीके से रामायण में सोने की लंका जली थी, उसी तरह किसका जो राज्य है ध्वस्त होने को कि कुछ समय ही बाकी रह गया है। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहूँगी, राजीव रंजन जी बहुत सारा आकलन कर रहे थे, कांग्रेस के बिहाफ पर कर रहे थे। आज अगर अपनी खुद की विचारधारा का आकलन किया होता कि जब महागठबंधन बना था, ये सारी सोच समझकर इन्होंने हमारे साथ महागठबंधन बनाया था, ठीक है, पर उसी महागठबंधन पे सबसे पहले खंजर घोंपने वाले कौन थे, उस पे भी अगर राजीव रंजन जी टिप्पणी कर देंगे तो शायद उनका इतिहास
का भी ज्ञान मिल जाएगा। रही बात बासु जी की, बासु जी के वक्तव्य से ही लगता है कि वो बहुत खुश हैं कि उनको उनका 15 मिनट का फेम मिला। जिनको ना इतिहास की जानकारी हो, ना उनको इकोनॉमी की जानकारी हो, जो वर्ल्ड बैंक के डेटा को भी अब चैलेंज कर रहे हो, तो उनसे मैं क्या सवाल जवाब करूं? ऐसे लोग, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है। देखिए यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की नेता को आप सुन रहे थे, जो कह रही हैं कि राहुल तो चुनौती है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया चुनौती दूर की बात, ना जरूरी है और ना ही मजबूरी है किसी भी तरीके की बीजेपी के लिए राहुल गांधी। और ऐसे में इस बहस के बाद 2019 की लड़ाई के लिए राहुल गांधी तैयार हैं या नहीं, जल्दी से मेरी राय पर एक नजर डाल लीजिए। राहुल मेहनत करते दिख रहे हैं जमीन पर, लेकिन चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि मोदी को टक्कर देना राहुल के लिए आसान नहीं होगा।